फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम गे-लुसाक्स लॉ, जिसे हैमिल्टन्स लॉ भी कहते हैं, और एवोगैड्रोस लॉ की बात करेंगे। तो पहला जो हमारे पास इस वीडियो में लॉ है वो है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एट constant volume the pressure of a given mass of a gas increases या तो बढ़ेगा और decreases by 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। किस तरीके से? हमने चार्ल्स लॉ भी इसी तरीके से डिफाइन किया था, और चार्ल्स लॉ में सिर्फ क्या था, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर आ गया था, और जहां हम प्रेशर की बात कर रहे थे वहां वॉल्यूम की बात कर रहे थे। तो यहां से रिलेशन लिखते हैं तब आपको क्लियर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कब? जब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा तब। तो किसके बराबर होगा ये? प्रेशर एट 0 डिग्री प्लस प्रेशर 1 पार्ट ऑफ दैट प्रेशर इंटू टी। अब यहां से अगर हम इस वाले रिलेशन से ध्यान दें तो हमें पता है ये जो पी नॉट यानी प्रेशर एट 0 डिग्री है एंड 273 डिग्री सेल्सियस जो है ये तो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये सारा पार्ट तो हमारे पास क्या आ गया? ये तो हमारा सारा पोर्शन क्या बन गया? कांस्टेंट। तो यहां से क्या पता चला हमें? यहां से पता चला कि इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यही है हमारा गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। कंडीशन अप्लाई, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है तभी ये गैस लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर हम वॉल्यूम भी बढ़ाते रहे, टेम्परेचर भी बढ़ाते रहे, तो फिर प्रेशर जो है वॉल्यूम बढ़ाते डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। तो अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंप्लीफाइड डेफिनेशन क्या बनी? इस रिलेशन से हम डिफाइन करेंगे उसको। कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज directly proportional to temperature। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। कब होगा ऐसा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज हैमिल्टन्स लॉ। क्यों कहा जाता है? इन 1703 हैमिल्टन constructed an air thermometer based on the principle that the pressure of a gas is measure of temperature of the gas, तो इस वर्डिंग से भी हमें क्या पता चल रहा है
कि यहां पर प्रेशर को मेजर बताया टेम्परेचर का, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस रिलेशन से हमें क्लियर होता है क्या कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन कंडीशन हमने क्या कहा कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से हमें पता चला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कंडीशन है तभी ये एप्लीकेबल होगा। अब इसका मतलब P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर मुझे दो डिफरेंट प्रेशर, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं तो मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा? P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। और ये रिलेशन हमारा न्यूमेरिकल जो हमने यहां लिख रखे हैं वो न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा, लेकिन यहां ये कंडीशन कब है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात हमें नहीं भूलनी। ये रिलेशन कब एप्लीकेबल है? जब हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो। अब अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। तो यहां हम ग्राफ बनाते हैं। हमने ले लिया, इधर ले लिया प्रेशर और ये ले लिया टेम्परेचर। तो ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर कितना है? ये टेम्परेचर है इतना, तो प्रेशर इतना है। टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ गया। अब आगे क्या हुआ? टेम्परेचर और बढ़ा तो प्रेशर भी और बढ़ा। और ऐसे कर्व को, दिस कर्व, दिस ग्राफ इज नोन एज आइसोकोर। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ये ग्राफ जो है वो आइसोकोर कहलाता है। क्यों कहलाता है? आइसो की बात हम पिछली दो वीडियो से कर रहे हैं। आइसो का मतलब सेम यानी कांस्टेंट, तो यहां पर आइसो का मतलब कांस्टेंट, और कहीं कोर वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब यहां हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। Gay-Lussac's law, it should not be confused with Gay-Lussac's law of combination। Gay-Lussac's के नाम से एक और लॉ आया था जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाता है। वो लॉ अलग है, इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम है, गैस से रिलेटेड, गैस लॉ से रिलेटेड है ये। और इसी को हम, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज अमेंटन्स लॉ। अमेंटन्स लॉ, ये जो अभी हमने P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की बात की है, वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इस लॉ को हम और क्या कहते हैं? इस लॉ को हम अमेंटन्स कहते हैं, क्योंकि अमेंटन्स ने एक थर्मामीटर कंस्ट्रक्ट किया था जो कि इस प्रिंसिपल पे बेस्ड था। तो न्यूमेरिकल मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास यहां क्या रिलेशन लगेगा? रिलेशन है हमारे पास P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ये रिलेशन है, रिलेशन कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हम पहले भी न्यूमेरिकल कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको एक ही बात कही थी कि गैस लॉज के न्यूमेरिकल करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि जो प्रेशर मेंशन कर रखे हैं वो क्या होना चाहिए? सेम यूनिट में होने चाहिए। जो टेम्परेचर है अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो सबसे पहला काम है कि हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हम यहां से पढ़ते हैं। पहले न्यूमेरिकल में क्या कहता है? फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 10 लीटर का एक कंटेनर है जिसे गैस के साथ फिल किया गया है, यानी 10 लीटर का मतलब क्या हो गया कि मुझे वॉल्यूम दे रखा है। टू अ प्रेशर, प्रेशर कितना? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया यहां पर, यानी ये मेरे पास आ गया प्रेशर, यानी मैं लिख दूं P1
एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी मुझे टेम्परेचर भी दे दिया गया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर बी। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया P2, और टेम्परेचर मुझसे पूछा है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब मुझे P1 दे रखा है और ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, T1 है। मुझे निकालना क्या है इसमें, मुझे इसमें T2 निकालना है। तो हमने यहाँ पे रिलेशन लिख लिया है, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। पहले हम ये देख लेंगे कि क्या जो प्रेशर गिवन है वो सेम यूनिट है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। P1 मेरे पास दे रखा है, P1 है 2 एटमॉस्फेयर, T1 जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम पहले भी कर चुके हैं, तो 273 केल्विन मेरे पास आ गया। P2 जो है वो मुझे दे रखा है 2.50 एटमॉस्फेयर, और मुझे T2 निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। रिलेशन लगाया, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। P1 कितना है 2 अपॉन T1 273 केल्विन इज इक्वल टू 2.50 अपॉन यहाँ T2 मुझे निकालना है। T2 इधर आ गया जब, तो T2 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया 2.50, ये इधर आया, और ये उधर, ये 273 अपॉन 2, ये चला जाएगा इधर। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 341 केल्विन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये T2 को हम इधर ले गए, और ये जो 2 था ये इधर आ गया, और ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो 341 केल्विन। अब उसने क्या कहा, एट व्हाट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्योंकि डिग्री सेल्सियस में गिवन था, तो आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दोगे, यानी जब आप 341 को 341 केल्विन था, इसमें से 273 माइनस करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कितना आ जाएगा, 68 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस में आंसर गिवन है, तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके आंसर दोगे, अदरवाइज आप केल्विन में आंसर दे सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिलेशन तो यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयरन सिलेंडर है, एक आयरन सिलेंडर जिसमें हीलियम गैस फिल की गई है, और प्रेशर मुझे गिवन है 250 किलो पास्कल। प्रेशर के यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर किया था। 250 किलो पास्कल में गिवन है, टेम्परेचर मुझे गिवन है, द सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ प्रेशर, वो जो सिलेंडर है वो कितना प्रेशर झेल सकता है, वो झेल सकता है 1 × 10⁶ पास्कल। द रूम इन विच द सिलेंडर इज प्लेस्ड कैच्ड फायर, उसमें आग लग गई जिस रूम में इसे रखा था। प्रिडिक्ट वेदर द सिलेंडर विल ब्लो अप, क्या वो सिलेंडर फट जाएगा बिफोर मेल्टिंग और नॉट, और यहां मुझे मेल्टिंग पॉइंट दे दिया गया, यानी इसका मतलब ये मेरे पास आ गया T2, ये मेरे पास आ गया P1, ये मेरे पास आ गया T1। तो मुझे क्या निकालना है, इतना वो झेल सकता है, इसका मतलब ये मेरे पास P2 नहीं गिवन है, P2 मुझे निकालना है। तो अगर इससे ज्यादा प्रेशर P2 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, द सिलेंडर विल ब्लो अप, ब्लास्ट कर जाएगा वो। और अगर इससे कम प्रेशर आया, इसका मतलब है कि वो सिलेंडर जो है वो फटेगा नहीं, वैसे का वैसा रह जाएगा। तो पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है, P1 गिवन है मुझे 250 किलो पास्कल, और T1 मेरे पास गिवन है 300 केल्विन, क्योंकि केल्विन में है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है इसे। और यहां पर फिर P2 मुझे कैलकुलेट करना है, और T2 मेरे पास दे रखा है 1800 केल्विन। रिलेशन लगाया, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। अब P1 कितना है मेरे पास 250, यहां पर हम यही मेंशन कर देती हूं मैं, 250 अपॉन 300 इज इक्वल टू P2 निकालना है, P2 अपॉन 1800। तो P2 इधर ही रखा मैंने, तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 250 इंटू 300 सॉरी अपॉन 300 इंटू 1800, ये किस पे गया अब मेरे पास ये कितना आ जाएगा 1500 किलो पास्कल। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई। अब ये तो प्रेशर तो निकाल लिया हमने, हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या वो सिलेंडर ब्लो अप होगा या नहीं। तो यहां से हम देखते हैं, अब गिवन द सिलेंडर कैन विथस्टैंड, यहां लिख देती हूं मैं,
द सिलेंडर कैन विदस्टैंड कितना प्रेशर वो झेल सकता है 1 × 10⁶ पास्कल, जबकि मेरा जो आंसर आया जो स्टार्टिंगली मुझे गिवन है वो किलो पास्कल है, तो मैं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लूं, किलो में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10⁻³ किलो पास्कल। इसका मतलब क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 1000 किलो पास्कल। इतना वो प्रेशर को वो जो सिलेंडर था वो विदस्टैंड कर सकता था, झेल सकता था, और मेरे पास आया कितना, मेरे पास आया 1500 किलो पास्कल। इसका क्या मतलब हुआ, द सिलेंडर विल ब्लो अप, फट जाएगा वो सिलेंडर। क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर वो झेल सकता था P2 उससे ज्यादा आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रेशर था जिस पर वो ना फटता, और क्योंकि प्रेशर 1000 था और हमारे पास आंसर कितना आ गया 1500, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट सिलेंडर विल ब्लो अप। तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको एमेंटन्स लॉ या गे-लुसाक्स लॉ के करवाए। अब हम बात करेंगे अवोगैड्रोज लॉ की। अवोगैड्रोज लॉ, अवोगैड्रोज लॉ का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट अभी टॉपिक आएगा, तो यहां पर अगर हम बात करें अवोगैड्रोज लॉ की, अवोगैड्रोज लॉ, तो अवोगैड्रोज लॉ जो है ये क्या है कि गिवन पहले तो समझ लेते हैं फिर मैं लिखती हूं इसको, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स कर रखी है हमने, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ molecules at a given temperature and pressure। at same temperature कर दूं, given की बात ना करूं मैं, same temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। जैसे मोल कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं, मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं, वहां मोलर वॉल्यूम अभी मैं बताती हूँ, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर मोलर वॉल्यूम अलग है। यहाँ कहने का मतलब है चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम पर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं और इनका वॉल्यूम इक्वल है तो इनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें ये हैवियर है, ये हैवियर है या ये हैवियर है, इनके पास इक्वल वॉल्यूम, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तब क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास आया अवोगैड्रोज लॉ। अब मोल कंसेप्ट में जब हम इसको यूज करते हैं तो मोलर वॉल्यूम के नाम से यूज करते हैं। कैसे, मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया एक मोल गैस का वॉल्यूम। तो यहां 2-3 कंडीशंस हम यूज करते हैं, आप इन्हें ध्यान से सुन लो, ये कंडीशंस कहीं लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि उन कंडीशंस पे हम वॉल्यूम कितना लेके चलते हैं। जिन लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ रखा है, मोलर वॉल्यूम के बारे में उन्हें पता होगा। अदरवाइज 1 मोल ऑफ अ गैस जो है, कंडीशन पहली कंडीशन में लेके चल रही हूं STP। एट STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसपे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। तो अगर ये कंडीशन गिवन है या आपको वर्ड गिवन है STP, तो इसका मतलब होता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, यानी 1 मोल ऑफ अ गैस
किसी भी गैस का 1 मोल अगर ये कंडीशन है तो उसके पास कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर, यानी इतना वॉल्यूम हर गैस का 1 मोल के बराबर होगा अगर हमारे पास कंडीशन ये गिवन है तो। अब इसमें तो हमने कहा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन जो प्रेशर है वो 1 बार दे रखा हो। टेम्परेचर, ये दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन क्या आई कि अगर टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन प्रेशर 1 बार में दे रखा है तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इस कंडीशन पे कितना आएगा, 22.7 लीटर। अब यहां देखिए बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, 22.7 लीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा ये। अब एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन और भी कई बार मेंशन होती है, उसे हम बोलते हैं SATP। ये STP है, ये क्या था, STP कंडीशन है लेकिन यहाँ प्रेशर क्या की जो वैल्यू है अगर बार में दे रखी है, 1 बार दे रखी है तो हम मोलर वॉल्यूम को 22.7 लेके चलते हैं। SATP क्या है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस कंडीशन में क्या फर्क है, इस कंडीशन में क्या है कि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप रूम टेम्परेचर कहते हो, और प्रेशर वही आपका 1 एटमॉस्फेयर है। तो यहां क्या है, कंडीशन पे ध्यान देना है। कंडीशन अगर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा हो, तो मोलर वॉल्यूम कितना आएगा, यहां मोलर वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा इस कंडीशन में एट SATP मोलर वॉल्यूम आएगा 24.7 लीटर। कितना आएगा, 24.7 लीटर। ये कब बात कर रहे हैं, एट SATP। ये SATP कंडीशन पर है, ये जो है ये हमारे पास अगर STP कंडीशन है, एट STP पर है, ये भी STP पर है लेकिन अगर हमें प्रेशर जो है वो बार में दे रखा हो तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अगर मेरे पास 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर है तो 22.4 लीटर आएगा। मतलब इन जनरलाइजेशन से हम क्या देखते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू गैसेस के लिए फिक्स है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस 22.4 लीटर हर गैस का 1 मोल के बराबर होगा। अब 1 मोल के बराबर का क्या मतलब हुआ, अवोगाड्रोस नंबर पढ़ा है हमने, इतने मॉलिक्यूल के बराबर होगा, यानी इक्वल वॉल्यूम 22.4 लीटर है अगर 2 डिफरेंट गैसेस का भी, तो दे विल कंटेन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस वीडियो में हमने गेल-लुज़ैक्स लॉ, जिसे हम अमेंटन्स लॉ भी कहते हैं, और अवोगाड्रोस लॉ और कुछ STP SATP कंडीशंस को डिस्कस किया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। लाइक करें, शेयर करें, जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।